हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, क्योंकि मार्केट ने 2 दिनों में बहुत अच्छी खासी रिकवरी दी है। और ऊपर से हम जैसे लोगों ने हेक्सावेयर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि हेक्सावेयर हम लोगों को जचा होता है। हेक्सावेयर क्या, डॉक्टर अग्रवाल क्या एकदम लगाया था, आईपीओ भर भर के लगाया था। ग्रुप में भी बोला था भाई मैं लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट पैसा कमा नहीं सकता। यहाँ पे जितना आता है उससे कई गुना ज़्यादा जाता भी है। तो पैसा आपका है, ज्ञान हमको देना है, वो बात अलग है। पैसा आपको आपका अपना है, कहाँ निवेश करना कहाँ नहीं वो आपका डिसीजन होना चाहिए। किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि नॉलेज सब जगह से गैदर कर लो, बाकी अपना एनालिसिस लगा के ही इस मार्केट में पैसा डालें, वरना ये मार्केट बैंड बजा देता है। ठीक है। और उसके अलावा एक और डिस्क्लेमर है, गला थोड़ा सा खराब है तो बीच में खांसी वासी आ सकती है, तो बात अलग है। आज का टॉपिक अपना एकदम अलग रहेगा, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी लोगों ने कवर कर रखा है लिस्टेड मार्केट में कि बहुत ऐसी कंपनीज जो हाई पेइंग डिविडेंड वगैरह देती है। मैं आज कवर करता हूँ अनलिस्टेड मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती है और कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने को आज की डेट में दिखती है। ठीक है। पहले ये क्लियर कर देता हूँ, एज लाइक लिस्टेड मार्केट में जिस हिसाब से बोनस इश्यू होता है, स्प्लिट्स होते हैं, डिविडेंड्स होते हैं, उसी तरह अनलिस्टेड कंपनीज भी डिविडेंड भी देती है, स्प्लिट्स भी होते हैं। और उसके अलावा रही बात दूसरी, बोनस, स्प्लिट्स, राइट इश्यूज, एवरीथिंग सारी की सारी एज लाइक लिस्टेड मार्केट अनलिस्टेड मार्केट में भी होता है। अनलिस्टेड मार्केट में डिविडेंड कैसे मिलता है, तो अनलिस्टेड मार्केट में ही एज लाइक लिस्टेड मार्केट डिविडेंड डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, रिकॉर्ड डेट पे आपके पास आपके डीमेट में शेयर्स की डिलीवरी है, तो जिस बैंक अकाउंट में जिस डीमेट में आपके पास शेयर्स है उसमें जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उस बैंक अकाउंट में आपके पास डायरेक्टली पैसा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली कंपनी जो मेरे रडार पे आई है वो है HDFC सिक्योरिटीज़। बहुत अंडररेटेड स्टॉक्स है। रीज़न बिहाइंड द सीन, बहुत हाई रेट पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई इश्यू है या वैल्यूएशन महंगा है, नहीं, कंपनी की वैल्यू हाई है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है, स्प्लिट्स वगैरह नहीं हो रखा, तो इसकी वजह से आज की डेट में अनलिस्टेड मार्केट में इसके प्राइस समवेयर अराउंड 11,000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 10,000 से 11,000 वैलिड भाव भी बनते हैं इस कंपनी के। और जो कि कहीं ना कहीं इसका जो पी रेशो निकल के आता है वो आता है 17:18। ठीक है। कंपनी में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जो दिख रहा है वो ये है कि कंपनी का बुक वैल्यू, जो पीवी रेशो बोलते हैं, बुक वैल्यू देखने पे जो पता चलता है कि पीवी रेशो जो कंपनी का है कहीं ना कहीं 8 से 9 के अराउंड है, तो वो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन लगता है। लेकिन उसका रीज़न है कि कंपनी जितना अर्न कर रही है उसका 85% वो डिविडेंड के तौर पे अपने प्रोमोटर्स को बांट रही है, तो कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा है। बात कर लेते कंपनी की होल्डिंग की, तो HDFC सिक्योरिटीज़ की 95% की होल्डिंग HDFC बैंक की है और बाकी 4% की होल्डिंग है जो अदर्स में है, तो डिविडेंड देना लाजमी है। बहुत लिमिटेड इक्विटी है, हर किसी के पास इसकी इक्विटी है भी नहीं, तो हर जगह मुंह मारने से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात है कि कंपनी 5% CAGR से डिविडेंड दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। 5% का डिविडेंड समझ लो, क्योंकि इसने 2021-22 में 550 रुपये का डिविडेंड दे रखा है। हर क्वार्टर में इसका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मैं बता देता हूँ, मेरे पास भी HDFC सिक्योरिटीज़ का शेयर्स अवेलेबल है। अवेलेबल इन द सेंस मैं खुद HDFC सिक्योरिटीज़ का शेयर होल्डर हूँ। मैंने अनलिस्टेड मार्केट्स में इसको परचेज़ कर रखा है और काफ़ी टाइम हो गया परचेज़ किए हुए। ठीक है। उसके अलावा 23-24 में इसने जो डिविडेंड दिया था वो 410 रुपये का दिया था, 22-23 में 440 का दिया था और 24-25 में स्टिल 400-500 की रेंज में ये दे चुका है डिविडेंड। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। HDFC सिक्योरिटीज़ है। बिजनेस वर्क की बात करूँ तो पूरा ब्रोकरशिप का बिजनेस हो गया, NSE BSE के साथ टाई अप हो गया, तो एज लाइक सारी चीज़ें समझ में आ रही है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। डिविडेंड के लिहाज से कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, 5% CAGR से डिविडेंड दे रही है। इतना तो बैंक इंटरेस्ट नहीं मिलता मेरे को सेविंग में, जितना ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के तौर पर दे रही है।
और आज की डेट में अगर मैं इसके पीयर कॉम्पिटिटर से अगर इसको कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं आनंद राठी से कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि आनंद राठी भी एक फुल टाइम ब्रोकर है और HDFC सिक्योरिटीज़ भी एक फुल टाइम ब्रोकर है। तो आनंद राठी का जो पीई चल रहा है वो मार्केट ने इसको 60 का पीई इसको दे के रखा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बराबर सेट बैठ रही है। कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है, कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। तो जब भी कंपनी का IPO आएगा मेरे हिसाब से स्प्लिट वगैरह कर कुरा के ही आना चाहिए, और 99% इस कंपनी का IPO आपको देखने को नहीं मिलेगा इन रिसेंट ईयर्स में, तो नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ जितना मेरे को पता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डिविडेंड के लिहाज से अपने अंदर लेके रखा हूँ ताकि मेरे को बैंक जो इंटरेस्ट है उससे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाए। और एक चीज़ है, अनलिस्टेड मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि इसको सेल कर दूँ या कर दूँ। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से मैंने ये शेयर लेके रखा है, और ये बोल सकता हूँ कि डिविडेंड इसका बहुत अच्छा खासा मेरे को मिल रहा है। मैं 2-3 सालों से कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे शेयर की बात कर ले तो दूसरा शेयर है सिग्निफाई इनोवेशन। सिग्निफाई इनोवेशन अगर मैं आपको बताऊं ये फिलिप्स का ही ब्रांड है। तो फिलिप्स जिस हिसाब से इंसॉल्वेंट वगैरह हुई थी, तो उसके बाद क्या किया, फिलिप्स ने अपना एक कोर बिजनेस आइडेंटिफाई किया, दैट इज फिलिप्स लाइटनिंग। फिलिप्स लाइटनिंग का नाम चेंज करके इन्होंने नाम कर दिया सिग्निफाई इनोवेशन। बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, कंपनी रिवाइव भी अच्छा खासा कर चुकी है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। कंपनी का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 1500 के आसपास अनलिस्टेड मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की लिक्विडिटी अनलिस्टेड मार्केट में भी इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है, रीजन बिहाइंड द सीन बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, और वो लोग माल दबा के बैठे हैं। माल दबा के क्यों बैठे हैं उसका भी रीज़न आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिए जा रही है 3-4 सालों से, और जो डिविडेंड है वो कहीं ना कहीं 70 रुपये के आसपास इसका डिविडेंड आ रहा है। मतलब मेरे पास जैसे मान लो मेरी डीपी में 32 शेयर ही हैं, सिर्फ और सिर्फ 32 शेयर से, इससे ज़्यादा मेरे को मिले ही नहीं। ठीक है, अभी जो मिल रहे हैं तो वो उस हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो अभी परचेज कर सकता हूँ। बहुत लिमिटेड लिक्विडिटी है, हर किसी के पास इस शेयर नहीं अवेलेबल है। तो वो चीज़ है, 70 रुपये का डिविडेंड मैं कहीं ना कहीं लाजमी मानता हूँ। 5% CAGR से मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, और कंपनी जब IPO लेके आएगी तो हो सकता है मेरी वैल्यूएशन और बढ़ जाए। उसका रीज़न ये है, सिग्निफाई इनोवेशन आज की डेट में अनलिस्टेड मार्केट में जो 1500 रुपये के भाव आ रहे हैं उसके अराउंड अगर इसका PE चेक करें तो PE चेक करते हैं तो लगता है 28 के आसपास PE आता है। वहीं दूसरा इसका कॉम्पिटिटर, मेजर कॉम्पिटिटर अगर मैं देखूँ फिलिप्स का अगर कॉम्पिटिटर ध्यान में आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हेवल्स आएगा। तो हेवल्स का कहीं ना कहीं जो PE है वो 70 के आसपास PE ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन प्रेजेंट में कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही है ग्राउंड लेवल पे। अगर मान लो कि मेरे को घर पे लाइट्स लगानी है तो मैं फिलिप्स की ज़्यादा प्रेफर करूंगा, जस्ट बिकॉज फिलिप्स इज नॉन एज इनोवेशन, क्योंकि फिलिप्स का दूसरा वो वही है, उनका टैग ही वही चल रहा है कि इनोवेटिव, इनोवेशन करते जाओ। तो फिलिप्स की जो ट्रिमर्स वगैरह बोल दो, चाहे फिलिप्स के जो प्रोडक्ट बोल दो, तो भाई साहब अल्टीमेट है, प्रोडक्ट में दम है, मार्केट में कोर बिजनेस आइडेंटिफाई कर चुकी है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, अच्छी खासी अर्निंग है, और EPS भी माशाल्लाह बहुत सही है। तो मेरे लिए ये बहुत जस्टिफाइड बनता है। तीसरा शेयर है जो मैं और बता देता हूँ, पहले वो कर देता हूँ कि उसके शेयर्स मेरे पास नहीं है, आई मीन टू से कि मेरी डीपी में नहीं है, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूँ। आई कैन अरेंज, मेरे को इजीली मिल रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज़ मैं खुद शेयर होल्डर हूँ, HDFC सिक्योरिटीज़ का, सिग्निफाई इनोवेशन का मैं खुद शेयर होल्डर हूँ। और तीसरी जो कंपनी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है TRL कैरोसाकी। इसका मेरे को नाम पता नहीं आता, समवेयर अराउंड जैसा भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका पूरा नाम है टोटल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड करके, वैसा कुछ है। 1800 के रेंज में आपको अनलिस्टेड मार्केट में मिलेगा। इसका IPO नहीं आना मार्केट में, 3 साल ही इसका IPO नहीं आएगा। ठीक है, अनलिस्टेड मार्केट में अभी के टाइम पे इसका भाव लगभग 1700-1800 हो सकता है, 1900 के आसपास है। लिक्विडिटी इस शेयर की भी नहीं है। जो तीनों शेयर मैंने आपको बताए हैं वो कोई भी जेन्युइन सोर्स से ही खरीदना, बिना जेन्युइन सोर्स के मत खरीदना। हो सकता है आपको 2-4 रुपये ऊपर मिल जाए, लेकिन 2-4 रुपये एक्स्ट्रा भी लगेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपको शॉर्ट डिलीवरी मिलेगी। वरना क्या होगा ना कि डिलीवरी नहीं मिलती, अनलिस्टेड मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होने लगे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पैसा अटके, तो उस हिसाब से आप देख के ही लेना। तो TRL कैरोसाकी की बात कर लेते हैं। TRL कैरोसाकी ने लास्ट ईयर का जो डिविडेंड दिया वो 51 रुपीज़ का दिया, और कंसिस्टेंटली मेरे को ऐसा लगता है बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रही है, और बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इस पर तो मैं खुद बैठ खेलना भी चाहूँगा, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है। ये तीनों शेयर मैंने आपको बता दिए, अब 2-3 शेयर और बता देता हूँ। तो उनकी लिक्विडिटी मार्केट में है ही नहीं, बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, और इतने ज़्यादा लिमिटेड है कि मेरे को भी नहीं मिल रहे।
मैं इतना ट्राई कर चुका, मेरे को भी नहीं मिल रहे। तो दी वेरी फर्स्ट अगर फोर्थ कंपनी की बात करूँ दैट इज टाटा सन्स। टाटा सन्स का कहीं ना कहीं अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस आ रहा है, प्राइस निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं 10 लाख से ऊपर ऊपर उसके प्राइस निकल के आ रहा है। वो भी इस वजह से क्योंकि उसका सेलर नहीं है। अब पता नहीं सेलर क्या भाव पे सेल करेगा, वो भी नहीं आइडिया। और लास्ट डिविडेंड जो टाटा सन्स ने दिया है वो दिया है 35,000 रुपये पर शेयर का। मेरे पास ऐसा समझ लो, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि टाटा सन्स के शेयर्स मिल जाए, टाटा सन्स के शेयर्स मिल जाए, क्योंकि मेरे पास पीछे इन्वेस्टर्स हैं जो रेडी है। वो टाटा सन्स एक्वायर, वो बोलते हैं ना कि खरीदने के लिए, टाटा सन्स के शेयर खरीदने के लिए बहुत बेताब है। ठीक है। दूसरा शेयर जो मैं आपको बता देता हूँ, लोक प्रकाशन लिमिटेड। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, क्योंकि इसकी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, आप लेने जाओगे माल ही नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। लोक प्रकाशन लिमिटेड इसीलिए अवेलेबल हो सकता है टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं इसका शेयर का जो प्राइस है वो निकल के आता है अपने 17 लाख के आसपास। एक शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे टाटा सन्स के एक शेयर की बात करी, वैसे लोक प्रकाशन, टाटा सन्स तो मार्केट में है ही नहीं भाई, मैं क्लियर बोल देता हूँ, है ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। और जिसके पास है वो बताएगा नहीं कि हाँ मेरे पास टाटा सन्स है, क्योंकि भाई 35,000 का डिविडेंड मायने रखता है। लोक प्रकाशन लिमिटेड की बात कर लेते हैं, जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड 7,000 रुपये के आसपास देते आ रही है, पिछले 3-4 सालों से दे रही है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 3,66,000 रुपये। तो ये लिस्टिंग में आनी ही नहीं है, ये भूल जाओ कि ये कंपनी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग कभी नहीं होने वाली, मेरे को नहीं लगता आज की डेट में। और फेस वैल्यू 200 रुपये पर शेयर, लेकिन डिविडेंड के लिहाज से भाई साहब क्या डिविडेंड दे रही है ये कंपनी, क्या डिविडेंड दे रही है, मतलब हेड्स ऑफ है। उसके अलावा सबसे हाईएस्ट वैल्यू का जो शेयर मेरे को आज की डेट में दिखा है वो है सिम्पसन एंड कंपनी। इसके पर शेयर की वैल्यू है 39 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इस कंपनी का 39 लाख रुपीज़ वैल्यू कैसे बनाया, क्योंकि जितना मेरे को रिसर्च किया है, अभी तक पूरा रिसर्च नहीं कर पाया हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि कंपनी सारी लिक्विडेट कर चुकी है, तो कंपनी की जो एसेट्स है वो ही इन्वेस्टर्स को मिलने वाली है। तो उस हिसाब से वैसा करके कोई सीन है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी जस्टिफाइड है कि एक एक शेयर को, क्योंकि काफ़ी कंपनीज क्या होता है ना कि जब लिक्विडेट होती है तो लास्ट में उनके एसेट्स बेच के जितनी उनकी वैल्यू बचती है वो शेयर होल्डर्स को मिल जाती है, वैसे करके। तो ये जो लास्ट वाली जो मैंने 3 कंपनीज बताई, टाटा सन्स नहीं मिलेगा, लोक प्रकाशन बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, लेकिन ईपीएस भी उस हिसाब से है। मार्केट में इसका क्या सीन है क्या नहीं वो आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है। सिम्पसन एंड कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ इनका कोई ज़्यादा डेटा नहीं मिला। टाटा सन्स का पूरा डेटा है, लेकिन टाटा सन्स का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कोई नहीं बेचेगा। अगर मेरे पास भी होगा ना तो मैं नहीं बताऊंगा कि टाटा सन्स का मैं शेयर होल्डर हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया डिविडेंड है। अब रही बात दूसरी, पहले जो 3 स्टॉक्स HDFC सिक्योरिटीज बहुत अंडर वैल्यू दिख रहे हैं, सिग्निफाई बहुत अंडर वैल्यूड है, दोनों का मैं शेयर होल्डर हूँ। तीसरा TRL कैरोसाकी, बहुत बढ़िया स्टॉक है और बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा है। तो ये अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी ऐसी कंपनीज हो गई जो अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। अब रही बात दूसरी, एक और सवाल जो मेरे को ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, अनलिस्टेड मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट लिटरली अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है अनलिस्टेड मार्केट में, आप कनेक्ट करो, आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो सेट करके देता है। पोर्टफोलियो में क्या होगा, पोर्टफोलियो को अगर हम लोग दूसरी तरीके से बास्केट समझते हैं, बास्केट में ये हो गया कि ये स्टॉक भी मिल गया, कुछ ये स्टॉक भी मिल गया, कुछ ये स्टॉक भी मिल गया, तो क्या होना कि एक टेस्ट हो गया। और पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ लैंड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, और उसके अलावा शेयर्स में इन्वेस्ट करो, FDs में इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करो, और एट साथ साथ लिस्टेड मार्केट के अलावा अनलिस्टेड मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अगर मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड मार्केट से ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वो कंपनीज है जो बूटस्ट्रैप है, वहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है। कंपनी को लिटरली इस समय फंडिंग की ज़रूरत रहती है। एज लाइक बीरा 91 को अभी फंडिंग की ज़रूरत है। और बीरा जिस हिसाब से इन्होंने मार्केट कैप्चर किया है अल्कोहल में, मैं बस बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी, वो होता है ना कि हाँ रिकॉर्ड रहे मैंने क्या क्या बोला क्या क्या नहीं, इसीलिए यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें अपलोड है। जब इनके IPO आएंगे तब मैं अपने वीडियोस को वापस रेफर करूँगा कि उस समय मैंने कहा था, अब आप वेरीफाई कर लो। बहुत ही दमदार कंपनी है। आज कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है, कल जब ज़रूरत नहीं रहेगी ना उस वक्त हम लोग भागेंगे मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए, ये कर जाए, नहीं मिलेगा। कंपनी को जिस वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त कंपनी को पैसा दिया जाता है। तो जो भी है अनलिस्टेड मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट आप अपना अमाउंट रखो 5 से 10 लाख। 5 से 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रखो। 5 से 10 लाख में आपको 10-12 कंपनीज के अच्छा बकेट
पूरा बास्केट ऑर्डर मिल जाएगा, जिसमें कुछ कंपनीज के आईपीओ इन रिसेंट आने वाले हैं, कुछ एसएमई कंपनीज भी होगी उसमें, और कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी होंगे, ताकि आपका रिस्क भी बना रहे, रिटर्न भी बना रहे, और अगर 2-3 कंपनी से लॉस हो भी जाए तो 2-3 कंपनी उनको कवर कर ले। तो इस हिसाब से क्या होता है ना कि पूरा का पूरा बास्केट ऑर्डर सेट होता है, ठीक है। फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप हमसे कनेक्ट करो, आप हमसे बात करो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको बेटर असिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। एनएसई एंड एनएसडीएल को छोड़कर आपको जितने भी, अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स मेरे से परचेज करते हो तो आपको विद इन अ सिंगल डे या मैक्सिमम T+1 बोल दो, जो 2 दिन का टाइम हो गया, 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 2 दिन इसलिए मांगे हैं क्योंकि समटाइम्स टेक्निकल एरर हो जाती है, तो वो चीज़ें 100% आपको सिंगल डे में डिलीवरी मिल सकती है, वो चीज़ें। बाकी T+2 का मान के चलो आप, T+1 के अंदर अंदर आपका सारा का सारा सेटल हो जाएगा, एनएसई एंड एनएसडीएल को छोड़कर, ठीक है। एनएसई में टाइम लगता है, उसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको बना चुका हूँ, रीजन बिहाइंड द सीन क्यों लगता है टाइम, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड मार्केट में भी होना चाहिए। पोर्टफोलियो सेट करवाओ अच्छे से, जिसमें कुछ कंपनीज होगी जो वो बोलते हैं ना कि एकदम रिस्क टाइप में होगी, कुछ वैल्यूड कंपनी होगी, कुछ अंडर वैल्यूड कंपनीज होगी, कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होंगे, ताकि अपना पूरा का पूरा बना रहे, ठीक है। एज लाइक वारी एनर्जीज, जिस वक्त मैंने परचेज किया था, मैंने लोगों को 900, 1100, 1900 रुपये तक सेल किया है, खुद ने 700, 800, 600 की रेंज में भी परचेज किया था। आईपीओ आया था सर 1503 पे आईपीओ है यार, लिस्टिंग 2500 से ऊपर करवाई है, क्या दिक्कत है भाई, पैसा तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा और जो कंपनी स्विगी 180 के भाव से पड़ा है भाई, 180 के भाव से पड़ा है, और उसके अलावा एटलस तो भी बहुत हाई वैल्यूएशन पे चला गया था। ऐसी कंपनीज मैं दिखता हूँ जिनकी डीआरएचपी नहीं फाइल हो रखी है, डीआरएचपी फाइल नहीं है, उससे पहले खरीद लो, बड़ा मजा आएगा। तो वो चीज़ें वहाँ से रिटर्न बनता है और कहीं से रिटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट। अब सैटरडे संडे एंजॉय करो वीडियो देख के।